दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अभी हमने देखा कुछ एक महीने पहले कि दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे जो बाद में बेबुनियाद साबित हुए। लेकिन उन इल्ज़ामों को मीडिया ने कितनी रुचि के साथ बहुत सारा दिखाया, जैसे कोई सास बहू का सीरियल चला रही हो मीडिया। मेरा सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा क्यों करा गया। मैं अरविंद केजरीवाल समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात रख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेबुनियाद सबूतों के ऊपर बहुत कुछ चलाया जा सकता है, मीडिया ट्रायल चलाई जा सकती है, जिसमें तकरीबन लगभग मीडिया घोषित कर चुका था कि अरविंद केजरीवाल आरोपी ही हैं, लेकिन फिर देश की अदालतें ये कहती हैं कि सबूत बेबुनियाद हैं, सबूतों में दम नहीं है। तो मैं सवाल यहाँ ये करता हूँ कि वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री पे स्नूप गेट का इल्ज़ाम लगाया गया था नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर, एक अधिकारी ने और कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पेंडिंग है, उसके ऊपर वही कपिल मिश्रा एक बहुत बड़ा एक्सपोज करते हैं आधे घंटे का दिल्ली की असेंबली में, लेकिन उसको मीडिया दिखाने में रुचि नहीं रखता। सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये बायस रिपोर्टिंग क्यों है। आप भी देखिए उसका एक अंश भाग को, जो कपिल मिश्रा जिसको आज इतना बड़ा कवरेज मिल रहा था, जिनको उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में क्या कहा है, 30 मिनट का एक्सपोज करा। मैं उसका एक अंश भाग आपको दिखा रहा हूँ, बाकी लिंक डाल रहा हूँ यूट्यूब का, उसमें आप जाके देख सकते हैं मेरी पोस्ट में से कि क्या था पूरा। लेकिन इस अंश भाग को जरूर देखिए जो दिल्ली विधानसभा में करा गया। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था, अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। यह महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है। बात होती है इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं, और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। जी सर, क्या है हमारा कंपनी में जो लोकेशन लीधु 14 ने 2900 लोकेशन पर ત્યાં જાવ સર, 2900 पर जी। પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બસ ના સર, ભાઈઓ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણો સર, આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર। મને લોકેશન પર હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું, એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આપ્યું છે। લોકેશનમાં કેવું થાય છે આજુબાજુમાં જાય એટલે એનું એ જ રહે ને સર। ટાવર એટલું એક જ બતાવી રહ્યું છે, એનું જે સેલ આઈડી આવે છે। બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે।
बोले जी सर। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। જે લગભગ જવાના છે પેલા વિસ્તાર જોડે માહિતી આ પેલા બેન ને સર? હા જી જી સર। એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો ને। હા જી સર, હું જાણ કરી આપો છે ગોયર વાળું જી સર। પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા। हाँ पहुंची गया सर, लोकेशन मिले तो रात में पहुंची गए थे। હવે જો એ આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને તો પેલો મુંબઈ ના જાય હો। राइट राइट सर, राइट सर, राइट। वो समझेगा? हाँ समझी गया, समझी गया। જરા જોડાવજો ને। जी 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 जी। અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો। जी 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 जी। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। हाँ जी सर। અત્યારે ત્યાં છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા जी અને પેલા છોકરાને જેને જોવા નતો हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा। शहर भी दिल्ली है, इंसान भी कपिल मिश्रा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एक्सपोज को जो अरविंद केजरीवाल के बारे में के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे वो दिल्ली की सड़कों पर लगाए जा रहे थे कपिल मिश्रा द्वारा। फर्क इसमें इतना है कि दिल्ली की विधानसभा जो संवैधानिक हैसियत रखती है देश में, उसमें खड़े होकर कपिल मिश्रा ने इल्ज़ाम लगाए अमित शाह के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, और एविडेंसेस दिए रिकॉर्ड के ऊपर दिल्ली विधानसभा में, जिसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी जो सुनाई। मुझे नहीं मालूम इसका क्या सच है, क्योंकि मसला ये है कि मीडिया ने हमें कभी दिखाया ही नहीं। मीडिया ने आज हमको ये नहीं दिखाया कि इसका क्या अंजाम हुआ, इसके केस की पैरवी क्या करी गई, इस केस में क्या डेवलपमेंट्स हुए, हमें कुछ नहीं मालूम। मोदी जी बेकसूर होंगे मुझे नहीं पता, मोदी जी कसूरवार होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया की इतनी बायस रिपोर्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हो गया है हमारे देश की मीडिया को, जो लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता था, आज सत्ता गिराने का और सत्ता बनाने का स्तंभ बन के रह गई है। अगर मीडिया की ये बायस रिपोर्टिंग चलती रही तो देश एक सही रास्ते पे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि मीडिया की सही रिपोर्टिंग, फेयर रिपोर्टिंग बेहद ज़रूरी है। सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली की विधानसभा में एक्सपोज होता है, उसको मीडिया नहीं दिखाता। दिल्ली की सड़कों पे एक्सपोज होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मीडिया दिखाता है। मीडिया को छोड़े, मेरी अपील आप गुजरात के साथियों से, मेरे गुजरात के साथियों, आपको मालूम है कि गुजरात में क्या विकास हुआ है। मीडिया गुजरात के विकास को कितना ही दिखाए, कुछ भी दिखाए, लेकिन आप हकीकत से रूबरू हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर गुजरात में वाकई विकास हुआ है तो आप खुद सोचिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि आपके घर में कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, कितने लोगों की आमदनी बढ़ गई। आप खुद इसके ऊपर गौर कर लीजिए। मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, कुछ समय चैनल्स बंद कर दीजिए, अपने आप पे गौर करिए कितना आपके घर में विकास हुआ। क्या वाकई में आपने जो बिजली के बिल, जो बिजली की कीमतें आप पहले दे रहे थे, वो आते आते धीरे धीरे दिल्ली की तरह कम हो गई, या क्या हुआ उसमें? आपको खुद सोचना है। आज आपको खुद देखना है कि विकास क्या हुआ है। विकास वो है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, या विकास वो है जो आपके घर में आपको खुद दिख रहा है? लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है परिवर्तन। परिवर्तन होता है तो लोकतंत्र जिंदा रहता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो सत्ताधारी पार्टियां इस इत्मीनान में आ जाती हैं, मुतमईन हो जाती हैं कि उनको कोई नहीं हटा सकता, तो वो काम करें ना करें, इसलिए फिर काम नहीं होते। अगर देश में विकास कराना है, प्रदेश में विकास कराना है, तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। एनडीए के अटल जी की सरकार 7 साल रही, जो काम उसने करे उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं।
उसको हटा के जनता ने यूपीए को लाया। यूपीए के कुछ काम अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन यूपीए ने इकोनॉमी को परिवर्तन आया, इकोनॉमी को फायदा ये पहुंचा कि इकोनॉमी 4 गुना 10 साल में बढ़ गई। इकोनॉमी 4 गुना 10 साल में बढ़ी, जीडीपी बढ़ा। उसके बाद जब यूपीए ने काम सही से नहीं करा जनता की नज़रों में, जनता ने यूपीए को हटाकर वापस एनडीए को लाके खड़ा कर दिया। एनडीए 3 साल में क्या कर रहा है आपके सामने है। जनता परिवर्तन करती रहेगी तो काम होता रहेगा, विकास होता रहेगा। 15 साल बहुत बड़ा एक अरसा होता है। आपके राज्य में एक पार्टी, राजनीतिक दल इत्मीनान में है कि जात पात के नाम पे और अमित शाह की ये आलिया जमालिया वाले भाषणों के नाम पे बांट बांट के लोगों को चुनाव जीतते रहेंगे, विकास करें नहीं करें। गुजरात मॉडल का सच आपके सामने है। जब मोदी जी को गुजरात मिला था तो कर्जा था 45,000 करोड़ रुपया। मोदी जी ने 13 साल में गुजरात के मोदी सरकार के राज्य में गुजरात का कर्जा 45,000 करोड़ से बढ़ के 1.5 लाख करोड़ हो गया। कितना ज्यादा बढ़ गया, 3 गुना बढ़ चुका कर्जा। ये गुजरात मॉडल का सच है। मैं आपसे अपील करता हूं कि सोच समझ के, इमोशन से बाहर आके वोट करिए। इमोशंस में आके वोट करने से कोई फायदा नहीं है। गुजरात का सच आपके सामने है। फिर भी अगर आप ये नफरतों की राजनीति का हिस्सा बनकर वोट करेंगे तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं, सरकार वो चुनिए जिस सरकार के नीचे आपकी महिलाएं सुरक्षित हों, आपकी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित हो। कोई भी सरकार ऐसी ना चुनिए जिसके ऊपर ये शक भी हो या शुबा भी हो कि उसने महिलाओं की, अपने किसी महिला की अपना पूरा बल लगा के जांच कराई हो या पीछे लगाया हो, जानकारी रखी हो। तो मैं आपसे सिर्फ विनती करना चाहता हूं कि मीडिया का आप बायसनेस देख चुके हैं, मीडिया कितना भेदभाव करता है। मेरा किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है इस वीडियो में। मैं सिर्फ जो कपिल मिश्रा ने एक्सपोज करा वो आपको दिखाया। आपके हाथ में है, आपको जिसको वोट देना है आप दे सकते हैं, लेकिन सोच समझ के वोट दीजिएगा। परिवर्तन लोकतंत्र की ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है। परिवर्तन नहीं होगा तो कोई सरकारें काम नहीं करेंगी। इमोशन से बाहर आके करिए। देश धर्म सरकार अलग अलग है, इसको अलग रखिए। देश धर्म और सरकार को जोड़ के जो दिखाया जा रहा है आपको, ये सत्य नहीं है। देश को अलग रखिए, धर्म को अलग रखिए, सरकार को अलग रखिए। सरकार एजेंसी होती है सर्विस प्रोवाइडर की तरह। अगर सही सर्विस नहीं देते हम सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर लेते हैं। सरकार अगर सही काम नहीं करती तो हम सरकार बदल लेते हैं। सरकार का होना हमारी कोई धार्मिक जिम्मेदारी नहीं है। इसको दूर रखिए धर्म से। सत्ता को धर्म से मत जोड़िए, देश से मत जोड़ने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।